अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। सिंध में सख्त तरीन लॉकडाउन के बावजूद कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा। गवर्नर सिंध का लॉकडाउन नरम करने का इशारा। क्या कोरोना क्राइसिस के दौरान 18वीं तरमीम की बहस लाजमी थी? क्या कोरोना के लिए सिर्फ 14 रोजा क्वारंटाइन लाजमी है? और फिर पाकिस्तान में कमसिन बच्चों की जिंदगियां खतरे में क्यों पड़ गई हैं? ये तमाम तर सवालात आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। और फिर बात करेंगे कि क्या छोटे ताजरों को बिजली के बिलों में रिलीफ देना काफ़ी है? क्या सस्ती बिजली पैदा करके बिल को आधा नहीं किया जा सकता? हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम क्यों नहीं कर रही है? ये सवाल भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और फिर नैब कवानीन में तरमीम, हुकूमत ने मुसवदा तैयार कर लिया। क्या तरमीमी ऑर्डिनेंस आटा चीनी बहरान से तवज्जो हटाने के लिए लाया जा रहा है? मीर रियासत के दर पर दस्तक देंगे और सवाल उठाएंगे कि मीर रियासत एहतसाब बिला इम्तियाज के दावे कहाँ हैं? कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इस वक्त अमेरिका और यूरोप में इस वायरस ने पंजे गाड़ रखे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं, जिन्हें दुनिया भर में इज्जत और एहतराम से देखा जा रहा है। इन हीरोज में दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी तिब्बी अमला भी शामिल है। चीन से अमेरिका और सऊदी अरब से बरतानिया तक इन पाकिस्तानी हीरोज को सारी दुनिया सलाम कर रही है। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो लंदन की है। जो गाड़ी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसमें पाकिस्तानी नैयाद डॉक्टर मेमूना का जज्बे खाकी है। कौम की ये बेटी मुसलसल कई दिनों तक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल के सिपाही बनकर खड़ी रही। इंसानियत की खिदमत की उनके इसी जज्बे का असर है कि सैकड़ों की तादाद में आम शहरी अपनी सुपर हीरो का पुरतपाक इस्तकबाल करने को मौजूद हैं, उसे सलामी पेश कर रहा है। इस वक्त बरतानिया में 112 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। ये इंसानियत का जज्बा ही है कि पूरी दुनिया के डॉक्टर्स बिला इम्तियाज रंगो नस्ल और मजहब खिदमत में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। डॉक्टर मेमूना जैसा जज्बा ही जिंदा रहने का हौसला देता है, और अगर जिंदगी का साथ ना भी रहे तो ऐसे हीरोज मरकर भी अमर हो जाते हैं। जिस तरह डॉक्टर मेमूना के जज्बे खाकी का इस्तकबाल किया जा रहा है, उसे देखकर यकीनन सर फख्र से बुलंद हो जाता है। कौम की बेटी ने अपने फर्ज को अपनी जिंदगी से मुकद्दम जाना और इसी फर्ज की खातिर अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। दुनिया भर में 31 लाख से जायद अफराद को मुतासर और 2,17,000 से जायद अमवात का सबब बनने वाले मोहलिक कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में भी अपने पंजे गाड़ लिए हैं। अब तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 14,885 जबकि अमवात 327 हो चुकी है। मुल्क में यौमिया सैकड़ों मरीज इस वायरस से मुतासर हो रहे हैं, जबकि अमवात की तादाद भी बतदरीज बढ़ती चली जा रही है। गुज़श्ता के दिन में 29 अमवात सामने आई, जो पाकिस्तान में अब तक एक रोज में सामने आने वाली अमवात का रिकॉर्ड है। अब ये रिकॉर्ड तादाद है, इस पर मोहित यूसुफ क्या कहते हैं, मावने खुसूसी वज़ीर आज़म, उनकी गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। 11,133 हैं पाकिस्तान में। 44 लोग बदकिस्मती से क्रिटिकल हैं, यानी वो वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में। 327 हमारी मजमूई तौर पे अमवात जो हैं वो पाकिस्तानी इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं, और 26 नई डेथ्स जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं, रिपोर्ट हुई हैं पिछले 24 घंटे में। आम शहरियों के साथ साथ इस वक्त मुल्क भर में 399 तिब्बी अमले के अफराद भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से मुतासर होने वाले डॉक्टर्स की तादाद 55 हो गई है। इसी तरह बलूचिस्तान में 30 से ज़ायद डॉक्टर्स कोरोना से मुतासर हुए हैं। सूबा सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 404 नए मुसद्दका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इसी दौरानिये में मजीद 8 अफराद हलाक भी हुए हैं। जबकि रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद के घर के 8 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक बैरून ममालिक से 2 परवाजें 505 मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंची हैं। इन मुसाफिरों में से 69 का टेस्ट मस्बत आया है, ये टेस्ट पॉजिटिव आया है, जबकि 69 मुसाफिरों के टेस्ट के नताइज आना भी बाकी हैं, यानी केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। इस पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह क्या कहते हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। कल तक मैंने आपको बताया था कि 48,061 टेस्ट हम कर चुके थे। पिछले 24 घंटों में हमने 3,729 टेस्ट किए हैं। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 51,790 यानी 51,790। कल तक 5,291 लोग इन्फेक्टेड थे। पिछले 24 घंटों में 404 लोग मज़ीद इन्फेक्ट हुए हैं, यानी जो हमने 3,729 टेस्ट किए हैं उसमें 404 पॉजिटिव आए हैं। और इस तरीके से टोटल तादाद इन्फेक्टेड लोगों की सूबा सिंध में 5,695 हो गई है।
इसमें ये मैं आपको बता दूं कि कल जो हमने टेस्ट किए थे 10.8% लोग उसमें पॉजिटिव आए हैं। इस वक्त तक टोटल क्योर होने वाले की तादाद 1169 है, 1169, और पिछले 24 घंटों में 208 अफराद इस वबा से क्योर हुए। अब एक जानिब सख्त तरीन लॉकडाउन के बावजूद सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि लॉकडाउन जरूरत से ज्यादा सख्त है, इसमें मजीद नरमी की जरूरत है। यकीनन गवर्नर सिंध की जानिब से ऐसा बयान देना हालात को मजीद पेचीदा बना सकता है कि ऐसे वक्त में जब कोरोना असेब ने मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है, हुकूमती वज़रा की जानिब से 18वीं आईनी तरमीम का हंगामा भी बपा किया गया है। गुज़श्ता दिनों चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18वीं आईनी तरमीम के मामले पर वफाक को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वफाक सूबे के अस्पताल हथियाने की कोशिश करता है उस वक्त 18वीं तरमीम के बारे में नहीं सोचा जाता, उस वक्त क्यों नहीं सोचा जाता 18वीं तरमीम के बारे में, लेकिन अब जब पूरे मुल्क में वबाई सूरत हाल है तो वफाक 18वीं तरमीम की मिसालें दे रहा है। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुतनब्बे किया है कि अगर 18वीं तरमीम खत्म हुई या इस पर रद्दोबदल किया गया तो सियासी और आईनी बहरान पैदा होगा। वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम को ख़त्म या इस पर मजीद तरमीम से कई सवालात पैदा कर रही है। क्या 18वीं तरमीम के खात्मे के लिए वक्त मुनासिब है? जिस वक्त का इंतखाब किया गया इस बहस के लिए, क्या ये वक्त मुनासिब है? वफाकी वज़रा किन बुनियादों पर 18वीं तरमीम के खात्मे की बात कर रहे हैं? क्या कौमी यकजहती के वक्त में इख्तलाफी मामलात का खात्मा नहीं होना चाहिए? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमा सेनेटर शेरी रहमान हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लॉकडाउन के मामले पर बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद सिंध और वफाक के माबैन हमआहंगी पैदा नहीं हो सकी, इसकी क्या वजूहात है? जी, इस पर हर दफा कोशिश की गई है कि हम जो जाने इस वक्त जानों का ज़िया हो रहा है और ट्रांसमिशन रेट बढ़ती चली जा रही है, उसके हवाले से टेस्टिंग और ट्रेसिंग में इजाफा करें, जिसकी वजह से लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ती है और कोशिश होती है कि पहले जानों का ज़िया रोका जाए और इस तरह हम किसी न किसी तरह इसके ठीक है उस पर काबू पाएँ, ट्रांसमिशन रेट पे काबू पाएँ। तो ये कोई लड़ने लड़ाने की बात नहीं है। सिंध ने बार बार कहा है कि हम चाहते हैं कि वफाक के साथ मिल के काम करें और हमारे यहाँ से तो चेयरमैन बिलावल ने पहले दिन कह दिया था कि मैं तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहता मुश्किल हालात में, इमरजेंसी के हालात में जो ये इस वक्त होने चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर को नहीं इस वक्त तनकीद का निशाना बनाना चाहता, लेकिन वहाँ से कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में भी नहीं बैठे, पार्लिमानी लीडर्स की अपनी तकरीर करके चले गए, किसी की सुनी नहीं। एक बदमज़गी का माहौल पैदा हो गया जो होना नहीं चाहिए। मुल्क को इस वक्त कौमी इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है, जो शायद कभी ऐसी ज़रूरत ना हुई हो। जंगों में ऐसा कहा जाता है कि मुल्क यूनाइटेड है और वहदत के साथ खड़ा होता है, सब एक बयानिया लेके खड़े होते हैं, लेकिन ये तो जंग से भी बदतर चीज़ है, क्योंकि लोग कहीं ना जमा हो सकते हैं, ना राशन कार्ड लेके कहीं डिपो जा सकते हैं और सूरत हाल ऐसी है कि हमें लोगों की जानें बचानी है और उनके साथ साथ उनको रोजगार के जो मौके उनसे छीने गए हैं, उनके सम्राट और उनके जो चीजें वो खरीदते थे, खाना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और अभी मामूल की जंगों से सूरत हाल इसलिए भी मुख्तलिफ है कि हमारा दुश्मन अनदेखा दुश्मन है। 26 फरवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ सिंध के अंदर और सिंध हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है बड़ी प्रोएक्टिव रही, बड़ी क्लियर रही, लॉकडाउन की तरफ गए और उसके बाद बाकी सूबों ने भी इसको फॉलो किया, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी आज भी देखा गया है कि सिंध में केसेस की तादाद आज भी बहुत ज्यादा देखी गई है, बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद जुमे के बाद से सिंध हुकूमत लॉकडाउन में नरमी करने जा रही है। मुजव्वज़ा तौर पर यह तजवीज़ आ रही है सामने और इस पर वज़ीर आज़म को एतमाद में भी लेंगे वज़ीर आला। तो ये बताएगा कि उस वक्त जिस वक्त केसेस कम थे, सिंध हुकूमत बड़ी क्लियर थी, लॉकडाउन में सख्ती रही, लेकिन अब जब केसेस बढ़ रहे हैं और पीक देखी जाएगी, कहा जा रहा है मई के वस्त में या एंड ऑफ मई में, तो अब लॉकडाउन को ईज ऑफ करना, क्या ये दुरुस्त फैसला है सिंध हुकूमत का? देखिए, इस वक्त सिंध में केसेस की जो रिपोर्ट हो रही है वो इसलिए ज़्यादा आ रही है कि आप ज़रा सा भी ग्राफ कोई भी खोल के देख लें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो वेबसाइट है कोविड का, उस पर देखिए टेस्टिंग सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है। बल्कि हमें काफ़ी तशवीश है कि टेस्टिंग पंजाब में और ICT यानी इस्लामाबाद टेरिटरी, बलूचिस्तान,
काफ़ी जगहों में टेस्टिंग, ख़ासतौर से खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल बहुत ख़राब है। टेस्टिंग और रिपोर्टिंग बहुत कम हो रही है और पॉपुलेशन के निस्बत जो शायद ट्रांसमिशन का शिकार हो सके, हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स तो छोड़िए, कोई अदराक नहीं, कोई हैंडल नहीं हो पा रहा नंबर ऑफ केसेस पर। तो ये बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल है। सारा मुल्क एक तरफ जा रहा है तो एक सूबे को बड़ा मुश्किल होता है कि मुस्तकिल एक बिल्कुल अलग रविश में जाए। ऐसा हो नहीं सकता, हम एक मुल्क हैं। यूरोपियन यूनियन में भी कोशिश होती है कि सब एक पॉलिसी के साथ लेके चलें, वहाँ भी यूनिटी की कॉज होती है। तो देखिए, पहले तो ये एक मुहर्रिक आर्मी वबा है। ये मुल्कों के अंदर तजाद हो तो बड़ा मसला होता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम, लेकिन एक तरफ आपने देखा कि डॉक्टर्स, बात सुन लें, आप एक मेरी बात सुन लें। जो इस वक्त रमजान का महीना है, आपने देखा कि जो रायविंड का इज्तिमा और जो जायरीन आए थे ईरान से, पहली जो सुपर स्प्रेडर्स थे वहां से आए। अब जब हमने कहा कि जी मसाजिद में कॉन्ग्रेगेशंस बंद करें, जैसे सारी दुनिया में हुए हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में हुआ है, इस इशू को साइंस और मजहब के दरमियान कोई तजाद न बनाए, ये कोई चॉइस नहीं है। ये एक वाज़ेह किस्म की डॉक्टर्स की एडवाइस पर हमने काम करना है। वो नहीं हुआ बाकी सारे मुल्क में और सिंध में हुआ, तो फिर जितनी भी सख्ती हो रही है यहाँ ज्यादा है दूसरे मुल्क से, मैं ये बाकी मुल्क से ही मैं कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत की स्ट्रैटेजी ठीक रही, क्लियर रही एटलीस्ट, क्योंकि WHO की भी ये डायरेक्शंस थी कि आप फौरी तौर पर फैसला करें, बर वक्त फैसले करने की जरूरत है, और सिंध हुकूमत ने बर वक्त फैसले किए। लेकिन इस वक्त जब डॉक्टर्स दस्त बस्ता गुजारिश कर रहे हैं हुकूमतों से कि आप लॉकडाउन में नरमी ना करें, लॉकडाउन में सख्ती लाएं, क्योंकि अभी केसेस बढ़ेंगे और उसके बाद हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा, तो ऐसे में सिंध हुकूमत जब ये फैसला कर रही है कि लॉकडाउन में नरमी की जाए, तो क्या सिंध हुकूमत कहीं कंफ्यूजन का शिकार है, या फिर जैसे आप कह रही हैं कि वो जो वफाक का फैसला है उसके पीछे चलना चाहते हैं? देखिए, वफाक के फैसले से हम बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। कोशिश हमारी रहती है कि हम उनको साथ लेके चलें, या हम उनके, अभी तो जो है लॉकडाउन बरकरार है, और जहाँ तक शाम के इज्तिमा हैं, बहुत सारी एसेंशियल सर्विसेज को खोलते जा रहे हैं, वो तो करना पड़ेगा। और शायद इस पे भी नजरसानी हो, मुझे नहीं मालूम। ये तो डे टू डे फैसले होते हैं और ये ज़मीनी हकायक और मेडिकल जो अदराक हैं, फैक्ट्स हैं, डेटा है, उसकी बुनियाद पर होते हैं। तो जब भी कोई स्टेटस चेंज होता है, और हमें कुछ कुछ तो करना पड़ा है, ये भी नहीं कर सकते कि कुछ बाजार बंद हैं और लोग जा रहे हैं और खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसमें अवाम की भी ताउन चाहिए होता है। लोग गोलियां और वाटर कैनन चला के इस तरह का ऑर्डर नहीं इम्पोज कर सकते, लेकिन सख्ती हो रही है बेशक, और टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर यहाँ बहुत इस वक्त तरजीह दी जा रही है, जो मैं समझती हूँ इस वक्त जरूरत है। जो डॉक्टर्स की जरूरियात है, क्वारंटीन, आइसोलेशन, ये सारे कामों में सिंध अभी भी सफ़े अव्वल में है। इसीलिए आपको जो सुबह टेस्टिंग कर रहा है उसके केसेस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब शेर इरफान साहब, आप मारूजी हालात जहाँ नेशनल कंसेंसस का तकाजा कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि इस वक्त नेशनल यूनिटी की जरूरत है, ऐसे में 18वीं तरमीम की बहस भी छिड़ी हुई है, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। तो क्या सिंध को ये खदशा है, अपोजिशन पार्टीज का ये खदशा है कि वफाक जो है वो 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहती है? जी बिल्कुल, ये एक अफसोस से मैं कहूँगी, ऐसे मौके पर जहाँ मुल्क को इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है, ये एक बहुत बड़ी सियासी और आइनी खलीज की बात की जाती है। 18वीं तरमीम वैसे भी एक हसास मामला बना रहता है, लोग खासे सेंसिटिव होते हैं उस पर। डिस्कशन अगर होता तो किसी ऐसे नॉर्मल टाइम पर आप बात करते, लेकिन इस किस्म के माहौल में ये इस तरह बॉम्ब फेंकना सियासी तो जाहिर है इस माहौल में और सवाल उठते हैं, इंतशार करता है, और ये बिल्कुल वक्त नहीं है इस किस्म की पुरानी, मतलब इस किस्म की बुनियादी आईनी बातें करने का। पार्लियामान भी फिजिकल मीटिंग्स नहीं कर पा रहा, तो ये किस तरह की बातें हो रही हैं? जाहिर है फिर एक गम गुस्से की लहर फैल रही है लोगों में, क्योंकि ये 1 साल की मुज़ाकरात के बाद ये NFC अवार्ड और ये 18वीं तरमीम
बनाई गई, इसमें पूरे के पूरे पार्लियामान ने अपनी हामी भरी, कंसेंसस से हुआ। ये कोई रातों रात ऑर्डिनेंस से नहीं, बैकडोर से नहीं आया था कानून। ये एक तारीखी मोड़ पे किया गया था कि 1973 के आइन को हम इस वक्त जदीद हवालों से वापस लाएं, जो एक सबका वादा था, हम सबका वादा था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शेर रहमान साहब, रूम फॉर डिस्कशन या डिबेट तो रहता है, और अगर ये डिस्कशन या डिबेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से फ्लोट होती है और अपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश की जाती है, तो फिर इस पे आपका रद्द-ए-अमल, क्या रिएक्शन होगा इस पर? नहीं, देखिए, ये तो इस वक्त कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है। ये कहना कि हमारी कोई मुशावरत हुई है, कुछ वज़रा ने मेरा नाम लेके भी कहा कि उन्हें पता नहीं है मुशावरत हुई है। नहीं, आई एम सॉरी, मैंने हमारी पूरी लीडरशिप से बात की है, किसी से किसी लेवल पर कोई इस पर मुशावरत नहीं हुई है। और आई एम सॉरी, मैं इस वक्त फिर कहूँगी कि हम कोई आमिर नहीं है कि हम हर चीज़ के हम कह दें कि जी किसी चीज़ पे बात नहीं हो सकती। मगर ये कौन सा वक्त होता है, ये तो इस वक्त आप जल्दी पे तेल डाल रहे हैं, बजाय इसके कि आप कौमी इत्तेहाद की बातें करें, एक वन पेज पर मुल्क को करने की कोशिश करें, जो सारी दुनिया कह रही है। कल WHO के साथ मैं वेबिनार पे थी, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, वो डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे कि पहला काम कौमी इत्तेहाद है, और इसको आपने मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ाना है। यहाँ तो तकसीम की बातें हो रही हैं। यानी असद उमर साहब जो आपका नाम लेकर बात कर रहे हैं कि शेर रहमान साहिबा से इस हवाले से कोई बात हुई, आप कह रहे हैं कि वो बात गलत है, असद उमर साहब से आपकी कोई बात नहीं हुई है, हुकूमती मेंबरान से आपकी कोई बात नहीं हुई? कतन किसी से बात नहीं हुई है यहाँ। और गलत कह रहे हैं। और अगर आपको अप्रोच किया जाता है इस हवाले से? मैं उनको बड़ा मोहतरम समझती हूँ, एक सबकी, हम किसी की हम इस तरह की बातचीत नहीं करते, सियासी माहौल को आलूदा करने की और मजीद कोशिश नहीं कर रहे, ना ये वक्त है इन चीज़ों का। लेकिन मैं वाज़े तौर पर कहूँगी कि मुझसे छोड़ें, किसी से ये बात नहीं की गई है। हमने कल और रोज़ हम इन टच होते हैं एक दूसरे से, फोन पे, वेब पे, और ये बात हमने एक दूसरे से चेक की कि भाई कहीं गलती से कहीं से कोई ओपन एंडेड डिस्कशन तो नहीं हुआ, उन्होंने छेड़ी होगी बात, किधर ये कहीं बात नहीं हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेर रहमान साहब आपके वक्त के लिए। सेनेटर शेर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक जानिब पाकिस्तान में लॉकडाउन को लेकर कोई भी मौसर हिकमत अमली तय नहीं हो रही है, जबकि दूसरी जानिब ईदी फाउंडेशन के फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट दूसरी मरतबा मस्बत आ गया है। यकीनन ये एक परेशान कुन सूरत हाल है। पहले तो माहिरीन सेहत 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहने का मशवरा देते थे, टेस्ट के आने के बाद भी कई सवालात पैदा हो रहे हैं, कई सवालात उठ रहे हैं। इसी मामले पर बात करेंगे इस वक्त मारूफ समाजी रहनुमा और ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी सेहत अब कैसी है? बताया जा रहा है कि आपका दूसरी बार भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो आपकी सेहत कैसी है इस वक्त फैसल ईदी साहब? अब बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और मैं परसों गया था हॉस्पिटल, तो मेरा पूरा सिटी स्कैन किया उन्होंने, और जो है वो नमूनिया के असर थे इसमें लंग्स में, और जो है टेस्ट भी लिया तो वो पॉजिटिव आ गया कल। और जो है लेकिन ये चलता है तकरीबन 5-6 दिन, 7-8 दिन और होगा, फिर सैटरडे को दोबारा से करेंगे। बिल्कुल, आपका पहला टेस्ट 21 अप्रैल को हुआ था और आपने बताया कि 14 अप्रैल से आप पर सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो गए थे। यानी टेस्ट पॉजिटिव आए हुए तो तकरीबन 8 रोज हो गए हैं, लेकिन सिम्टम्स आप 14 अप्रैल से फील कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स क्या तजवीज़ कर रहे हैं, मजीद कितने दिन क्वारंटाइन में रखेंगे? नहीं, 14 से नहीं थे। अगर मेरा 21 को आया था ना, तो 21 से 3-4 दिन पहले से ले लें आप। ठीक, यानी तकरीबन 17-18 अप्रैल से आप ये फील कर रहे थे? हाँ, ऐसा ही 17-18। तो डॉक्टर्स अभी क्या रिकमेंड कर रहे हैं फैसल ईदी साहब, कितने दिन तक क्वारंटाइन में रखेंगे? बिल्कुल, उन्होंने कहा है क्योंकि ये नमूनिया का असर है, इसको सीवियर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा अगर सीवियर होगा तो फिर परेशानी होगी, और आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आराम करें और सेल्फ आइसोलेशन में रहें, और दवाइयाँ लिख दी हैं नमूनिया की उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। और इस हवाले से भी क्योंकि कहा जा रहा है ना कि 14 दिन तक क्वारंटाइन में, कुछ लोग कहते हैं 28 रोज तक क्वारंटाइन में रहना चाहिए, तो आपके डॉक्टर्स क्या तजवीज़ कर रहे हैं कि मजीद इतने दिन आप क्वारंटाइन करेंगे? मैंने डिपेंड करता है इनके डॉक्टरों से जो मशवरा हुआ ना, तो इसमें 2 हफ्तों से लेके 8 हफ्तों तक जो है ये पॉजिटिव आ सकता है। तो ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, बस जितनी इम्यूनिटी होती है किसी के अंदर तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, और जिसमें कम इम्यूनिटी होती है वो उसको लॉन्ग लास्ट करता है।
बिल्कुल, हमारी दुआ है फैसल ईदी साहब कि आप जल्द सेहतयाब हो जाएं, क्योंकि ईदी फाउंडेशन ख़ास तौर पर माह मुक़द्दस में, माह रमज़ान में बहुत सारी चैरिटी करती है, यकीनन लोगों तक भी पहुंचते हैं। तो बताइएगा कि ईदी फाउंडेशन की जो एक्टिविटीज़ है माह रमज़ान के अंदर, उसको आप कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? रिमोटली मॉनिटर कर रहे हैं, ओवर द फ़ोन बात होती है आपकी? हाँ, मेरी जो है वो मेरी मम्मी वो जो है सारी मॉनिटरिंग कर रही हैं, मम्मी देख रही है सारी चीज़ें। साद है मेरा बेटा, वो भी देख रहा है, कुबरा है मेरी बहन, वो भी देख रही हैं। तो काम रूटीन के बिल्कुल सही चल रहे हैं और परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब आपका। फैसल ईदी हमारे साथ मौजूद थे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतियाब करें। बारकैफ कोरोना वायरस के खतरात के दौरान पाकिस्तानी बच्चों के लिए एक और तशवीशनाक खबर सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस बच्चों को मामूल के हिफाजती टीके ना लगने से जनूबी एशिया को सेहत के नए बहरान का सामना हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बैनुल-अक़वामी चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ ने कहा है कि जनूबी एशिया में लॉकडाउन के बायस मामूल के हिफाजती टीकों की मुहिम्मात रुक गई हैं और वायरस के खौफ से वालिदैन अपने बच्चों को डॉक्टर्स के पास ले जाने से इनकारी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से लाखों बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। यूनिसेफ के जनूबी एशियाई दफ्तर की डायरेक्टर जेनगो ने कहा है कि चूंकि कोविड-19 अक्सर बच्चों को शदीद बीमार नहीं कर रहा, तो मामूल के हिफाजती टीकों में खलल से लाखों बच्चों की सेहत पर असरात मुरतब हो सकते हैं, इसलिए बच्चों की सेहत को खतरे में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह इंतहाई संगीन खतरा है और फिर फौरी एक्शन ही कलीदी हल है। कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस बांग्लादेश और नेपाल ने खसरे और रुबेला वायरस की मुहिम्मात, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने पोलियो मुहिम्मात मुअत्तल कर दी हैं, पोलियो वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। यूनिसेफ ने कहा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल में वैक्सीन से काबिले इलाज बीमारियों बशमूल खसरे और डिप्थीरिया यानी खुन्नाक के फैलाव को वक्तन फवक्तन जो सामने आ रहा है, इस हवाले से केसेस उनको रोकने की जरूरत है। इसके साथ ही खत्ते में लॉकडाउन और सफरी पाबंदियों के बायस सप्लाई चेन्स मुतासर होने से कुछ ममालिक में वैक्सीन के स्टॉक्स भी कम है। यूनिसेफ ने एक और बयान में तजवीज़ दी है कि जहां हिफाजती टीकों की मुहिम्मात मुअत्तल की गई हैं और इस वजह से खतरात लाहक के बच्चों की सेहत को, वहां कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाते ही हुकूमतों को हिफाजती टीकों की सरगर्मियों में तेजी लाने की मनसूबाबंदी शुरू कर लेनी चाहिए। बयान में मजीद भी कहा गया है कि अगर हेल्थ वर्कर्स हिफ़्ज़ान सेहत से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो वैक्सीन की मुअत्तली का कोई जवाज़ ही नहीं है। यूनिसेफ के तखमीने के मुताबिक कोरोना वायरस की आलमी वबा से कबल ही जनूबी एशिया के 45 लाख बच्चों को मामूल के हिफाजती टीके नहीं लगे थे। अब यकीनन ये एक तशवीशनाक पहलू है। माहिरीन सेहत को इस मामले पर सख्त इक़दामात उठाने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान के लाखों बच्चों की जान बचाई जा सके। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि सस्ती बिजली ज़्यादा बेहतर है या बिजली के बिलों में कमी से मामलात मजीद बेहतर बनाए जा सकते हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है, जबकि पाकिस्तान में तेल की कीमतों में खातिर खा कमी नहीं की जा रही। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने बिजली के 3 माह के बिलों को माफ कर दिया, लेकिन ऐसे वक्त में जब कारोबारी सरगर्मियां महदूद हैं, इस बिल माफी का छोटे ताजर को क्या फायदा हासिल हो सकता है? माहिरीन मईशत इस फैसले को अवामी मकबूलियत समेटने की एक कोशिश करार दे रहे हैं, यानी इसको सिर्फ पॉपुलर डिसीजन करार दे रहे हैं, जिसका फायदा देर पा महसूस नहीं हो रहा। माहिरीन हुकूमत को तेल की कीमतों में कमी का मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का बराह रास्त फायदा सारिफीन को होगा। इससे बिजली का बिल आधे से भी कम रह जाएगा। और इसी हवाले से आज ओगरा ने भी 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत 44 रुपये फी लीटर तक सस्ती करने की सिफारिश कर दी है। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये 68 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 33 रुपये 94 पैसे कमी की सिफारिश की गई है। इसी तरह लाइट डीजल ऑयल 24 रुपये 57 पैसे फी लीटर और मिट्टी का तेल 44 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश की गई है। अगर वफाकी हुकूमत तेल की कीमतों में कमी का ऐलान करती है तो इससे कई अहम शोबों को फायदा होगा। हुकूमत इस फायदे को कैसे इस्तेमाल कर सकती है? हमारे साथ मौजूद है इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फरूख सलीम साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। हुकूमत की जानिब से दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए, छोटे कारोबारी अफराद के लिए बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं, और ऐसे में कि जब आप भी कह रहे हैं कि आलमी मंडी के अंदर जो है खाम माल की कीमतों में कमी आ रही है, होशरुबा कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, तो उस तनासुब से क्या हमारे दीगर सेक्टर्स में बिजली के बिल हों, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, वो LPG हो, LNG हो, इस पर असरात मुरतब होते हुए दिखाई देते हैं डॉक्टर साहब आपको?
देखिए, आलमी मंडियों में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो एलएनजी की कीमत जो हम कुछ महीने पहले कुछ $8.5 की दे रहे थे, वो तकरीबन 70% नीचे आ गई है। फर्नेस ऑयल जो हम बिजली के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत भी तकरीबन 70% नीचे है। जो कोयला हम बिजली के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत तकरीबन 50% नीचे है। पेट्रोलियम आपने देखा कि जो $64 का एक बैरल जनवरी में बिक रहा था आलमी मंडियों में, वो अब ओपेक की बास्केट प्राइस जो है वो तकरीबन $14 पे आ गई है। तो इन सारी चीज़ों में 50% से लेके 80% तक कमी आई है। पाकिस्तान की हुकूमत के पास अब एक, मैं समझता हूँ कि सुनहरी मौका है। अगर वो जीडीपी को, अगर वो पाकिस्तान की मईशत को कोई स्टिमुलेंट, कोई ताकत का टीका लगाना चाहते हैं, तो बिजली की कीमत में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में, जिसमें पेट्रोल और डीजल है, और गैस की कीमत में कम से कम 50% कमी की जा सकती है। उसके बाद भी आप समझिए कि सारा का सारा बेनिफिट जो है आलमी मंडियों का, वो आवाम के ऊपर मुंतकिल नहीं होगा। 25 से 30% बेनिफिट हुकूमत अपने पास फिर भी रख सकती है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आज ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 44% कम करने की सिफारिश की है। अगर 44% पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो फिर इसी तनासुब से महंगाई कितनी कम हो जाएगी डॉक्टर साहब? इन्फ्लेशन का, महंगाई का जो आउटलुक आ रहा है वो पिछले कई महीनों से बेहतरी की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो जाएगी। जिसका मतलब ये है कि महंगाई की शरह जो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, वो शरह कम आ जाएगी। यानी कि महंगाई का घोड़ा जिस रफ्तार से भाग रहा था, उस रफ्तार में कमी आ जाएगी। चीजें सस्ती नहीं हो जाएंगी, बल्कि उनके बढ़ने की शरह जो है वो कम हो जाएगी। जिस तरह कोयले की कीमत कम है, फर्नेस ऑयल की कीमत कम हुई है, अगर हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में कम कर देती है, तो आप सोचिए कि पूरी की पूरी मईशत में एक लहर फैलती है। और ये एक मस्बत फैक्टर जो है कोरोना वायरस के नतीजे में, सोच लीजिए जहाँ बहुत सारे नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव ये हो सकता है कि पाकिस्तान में जो महंगाई का रेट है, महंगाई की शरह है, वो कम हो जाएगी। यानी खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत, जिसके लिए मईशत बहुत बड़ा चैलेंज था कोरोना वायरस की वजह से, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को एक ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रही डॉक्टर साहब इससे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम, और खास तौर पर कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल की कीमत है वो 20% कम हो जाएगी। तो आपको लग रहा है कि असल में ये रियल फ्रूट है और इसी तनासुब से आदमी तक भी रिलीफ पहुंचेगा, और ये रियल टर्म्स के अंदर इतना ही रिलीफ देना चाहिए आम आदमी को? देखिए, जो कीमतें आलमी मंडियों में कम हुई हैं, उसके नतीजे में अब खाम तेल की कीमत जो है वो तकरीबन 15 रुपए फी लीटर रह गई है। जिसका मतलब ये समझ लीजिए कि हम बॉटल्ड वाटर, जो पानी की बोतल खरीदने जाते हैं, वो तकरीबन 35 रुपए लीटर है, और खाम तेल पहुंच गया है तकरीबन 15 रुपए लीटर में। मैंने पहली दफा देखा है कि खाम तेल की कीमत जो है वो पानी की बोतल में जो लीटर है उससे भी कम आ गई है। मुझे महसूस ये हो रहा है कि हुकूमत तकरीबन 80% जो बेनिफिट है कीमतों, आलमी मंडियों में कीमतों के नीचे आने का, वो अपने पास रख लेगी, और 15 से 20% जो है वो आवाम के ऊपर मुंतकिल किया जाएगा। हमारी तारीख कुछ ऐसी ही रही है, PMLN के दौरान, पीपल्स पार्टी के दौरान, और PTI की अपनी हुकूमत के दौरान, जब हमने देखा कि आलमी मंडियों की कीमतें नीचे आती हैं, तो 80 से 85% जो बेनिफिट है वो हुकूमत अपने पास रख लेती है, और 15 से 20% जो है वो आवाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब, इज इट जस्टिफाइड? मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के लिए भी ये बेहतर होगा अगर ज्यादा से ज्यादा कम से कम 50% जो फायदा है आलमी मंडियों की के नतीजे में, वो अगर आवाम को पास ऑन कर दिया जाए, तो हुकूमत का अपना भी फायदा है और 22 करोड़ पाकिस्तानियों का भी फायदा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक ताकत का टीका लग जाएगा हमारी पूरी की पूरी मईशत को, और जिस तरह मईशत का पहिया जरा उसकी रफ्तार तेज होगी, तो उसके नतीजे में हुकूमत के खजाने में टैक्स भी ज्यादा तेजी से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अगर हुकूमत जी डॉक्टर साहब, अगर हुकूमत ये फैसला करती है कि 80% बेनिफिट जो है वो हुकूमत ने अपने पास रखना है और अपने खसारे कम करने के लिए इस्तेमाल करना है, तो फिर वो ताकत का टीका जो लगाया जा सकता है, जो सुनहरी मौका खुदा ने हुकूमत को, PTI की हुकूमत को दिया है, वो मुझे मईशत में नजर नहीं आएगा। और कोरोना वायरस के नतीजे में जो नेगेटिव्स हैं, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन $4 से $5 बिलियन कम आ रही हैं,
और जो तखमीना लगाया जा रहा है रेमिटेंसेस के हवाले से, जो पाकिस्तानी वर्कर्स अब मुल्क से बाहर काम करते हैं, उसमें भी तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर का एक झटका आएगा। और जिस तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक का जो एस्टिमेट आ रहा है जीडीपी के हवाले से, वो तकरीबन 2% मनफी में आ रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि पिछले 68 सालों में पाकिस्तान की मईशत में कोई एक साल भी ऐसा नहीं है जिसमें हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो है वो मनफी में आए। तो इसका मतलब यह है कि 68 साल का मुश्किल तरीन माशी एतबार से वक्त सामने आने वाला है, और इस वक्त हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बेनिफिट जो है वो आम आदमी के ऊपर मुंतकिल करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि हुकूमत को नैब ऑर्डिनेंस में मजीद तरमीम की जरूरत क्यों पेश आई है, इसके पीछे क्या है, इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। 28 दिसंबर 2019 को सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल हुआ था, जिसकी 120 दिन की मुद्दत गुज़श्ता जुमे मुकम्मल हो चुकी है। इस तरमीम के तहत कौमी एहतसाब ब्यूरो की निजी शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार खत्म कर दिया गया था। अब इस ऑर्डिनेंस के खात्मे के बाद हुकूमत एक और ऑर्डिनेंस लाना चाह रही है। मुसव्वदे के मुताबिक अब से विफाक और सूबाई रेगुलेटरी बॉडी के दायरा कार वाले मामलात नैब नहीं देख सकेगा। काबीना, ECC, मुश्तरका मफादात काउंसिल के मामलात नैब के दायरा कार में आएंगे। यानी नैब के दायरा कार में टैक्स ड्यूटी के मामलात नहीं होंगे और ना ही नैब 1 अरब रुपए से कम करप्शन पर तहकीकात कर सकेगा। अलबत्ता तमाम इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस मुतल्लिका इदारों को मुंतकिल कर दी जाएंगी। इसके अलावा जो वफाकी और सूबाई पॉलिसी साज इदारे हैं उनके मामलात भी नैब के दायरा कार से बाहर होंगे। मुजव्वज़ा मुसव्वदे में बयान किया गया है कि नैब ऑर्डिनेंस शेड्यूल से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का रेफरेंस खत्म कर दिया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस शेड्यूल से ये रेफरेंस खत्म होगा, जबकि ट्रायल्स एहतसाब अदालतों से मुतल्लिका अदालतों या रेगुलेटरी बॉडीज को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। मुसव्वदे में यह भी कहा गया है कि नैब निजी शख्स के बारे में किसी सरकारी ओहदेदार को माली फायदा या कोई असासा दिए जाने तक कार्रवाई नहीं करेगा। अहलिया, बच्चे, भाई बहन बेनामीदार की कैटेगरी में नहीं आएंगे जब तक कि ज़ेर कफालत अहलिया और बच्चे ज़ाती तौर पर टैक्स फाइलर ना हो, जबकि नैब ज़ाब्ते की कार्रवाई में खामी, गलत राय या फैसले पर भी अवामी ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुजव्वज़ा मुसव्वदे के मुताबिक नैब किसी इंक्वायरी या तफ्तीश के दौरान जायदाद पर कदगन नहीं लगा सकेगा और अदालत भी जायदाद पर कदगन के बारे में मुतल्लिका शख्स को सुने बगैर कोई ऑर्डर जारी नहीं करेगी। मुसव्वदे में यह भी कहा गया है कि जुर्म जिस इलाके की हुदूद में सरजद हुआ होगा वही की अदालत में ट्रायल होगा और किसी भी मुकदमे का फैसला 30 दिन में करना होगा, जिसके बाद चेयरमैन नैब इंक्वायरी या तफ्तीश खत्म होने पर अदालत की मंजूरी के लिए मामला भेजेगा। मुसव्वदे में यह भी बयान किया गया है कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तैनाती वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगी। अब हुकूमत ने मुसव्वदा तो तैयार कर लिया है, लेकिन क्या इस मुसव्वदे को ऑर्डिनेंस की शक्ल ही में लाया जाएगा या इसे कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता कानूनी शक्ल दी जाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। क्या इस कानून साजी से नैब की पहले से जारी तहकीकात मुतासिर होंगी? क्या ये मुसव्वदा आटा चीनी बहरान के जिम्मेदारों के लिए प्ली बार्गेन तो नहीं है? क्या हुकूमत अपने वज़रा को बचाने के लिए कानून साजी कर रही है? जहां अपोजिशन और हुकूमत नैब कवानीन में तरमीम की हामी है, वही कानून साजी की बजाय ऑर्डिनेंसेस का सहारा लेना से बालातर दिखाई देता है। मीर रियासत, आप बिला इम्तियाज एहतसाब के हामी हैं। क्या आप इस कानून साजी पर कौम को एतमाद में लेंगे? ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।